नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 9 में आपका स्वागत करती हूँ। पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथांश पाठ 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि सा की बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कड़बर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। ये पंक्तियां हैं हरिवंश राय बच्चन के मधुशाला की। आज पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथांश मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक परिचय। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में तो होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेटस नामक कवि के समग्र वाग्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी। सेवा करते करते वे स्वयं बीमार हो गई और बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पतिभक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। लेखक हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के एक प्रसंग को यहाँ पर रखा है। जब बच्चन जी बीमार थे, उन्हें तपेदिक हो गया था, तब उनकी पत्नी श्यामा उन्हें कैसे चिंता मुक्त, रोग मुक्त करती है और उनकी बीमारी श्यामा ने ले ली और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका वर्णन इस आत्मकथांश में है। तो पढ़ते हैं मेरी बीमारी श्यामा ने ली। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। दुलराने वालों यानी लाड़ प्यार करना। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्राय निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो हैं ही। मैं इस तर्क यानी दलील को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती
जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे बुट बुखार में, भरे बुट का अर्थ है बहुत तेज बुखार में, अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोर से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। हरमजदगी यानी हरामीपन। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। यह बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। झकझोर यानी हिला रहा था, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन, 20 दिन, महीने भर और 2 महीने चला। जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 और 102 के बीच। कमजोरी दिन पर दिन बढ़ती हुई। कभी कभी धीमी खांसी, दवा, सोंकिया, दवा बाटू यानी दवा बांटने वाला एक होम्योपैथी कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बुद्धे के बाहर है। श्यामा बीमार थी और बच्चन जी भी स्वस्थ नहीं थे। ज्वर महीनों से श्यामा का पीछा नहीं छोड़ रहा था। शायद बच्चन जी की जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब उन्होंने कहा था कि श्यामा का बुखार में लेने जा रहा हूँ। यह बात सच सिद्ध हुई, क्योंकि श्यामा स्वस्थ रहने लगे, किंतु उन्हें बीमार पति की चिंता खाए जा रही थी। पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज कराने में टामाटोल करते थे। बच्चन जी को अपना इलाज न कराते देखकर श्यामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। बच्चन जी को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तपेदिक यानी क्षय है, टीबी है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया, नुस्खा यानी औषधि, और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? वैधव्य यानी विधवापन। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। अर्थात बच्चन जी के पास इलाज के साधन नहीं थे। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। इस हालत में न ठीक से रहा जा सकता था, न सिर से कर्ज उतारा जा सकता था। यह देखकर बच्चन जी को मरने से पहले जीना कठिन लगा। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया
कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। सालिग्राम असमर्थता की एक उच्छ्वास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवा मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता थी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसके नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जीना मेरा मरने से पहले ही मौत होगी। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? बच्चन जी को रोग मुक्त होने से अधिक ट्रैक्ट सोसाइटी की किस्तें अदा करने की चिंता थी। ऋण की नियमित अदायगी से उनकी साख जुड़ी थी। बच्चन जी मानते थे कि साख जाने से तो मर जाना अच्छा है। श्यामा पति की बीमारी में सेवा साकार हो गई। पति को चिंता मुक्त करने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रख कर वे बोली, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक सरल स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग्य नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। जब बच्चन जी ने अपने डॉक्टर मुखर्जी से कहा, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो डॉक्टर ने अपने मुंह फट स्वभाव के अनुसार कह दिया, पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन बच्चन जी के लिए चुनौती बन गया। परेशानियों के बावजूद वे निराश नहीं हुए। उन्होंने लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीधे बात लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और काम का साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सीटस बात आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा
और मेरे पीछे चले। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया। जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं, बहुत सहयोग, बहुत सेवा, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। श्यामा जी सच्चे अर्थों में बच्चन जी की अर्धांगिनी थी। यहाँ पर यह आत्मकथांश पूर्ण होता है। आभार।